किसान भाइयों बहनों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर दिन हम अलग अलग विशेषज्ञ के साथ यहाँ पे उपस्थित होते हैं जिससे कि हम नित्य नई जानकारियाँ आप तक पहुँचा सकें। और इसी क्रम में हमारा आज का विषय है सहकारिता से ग्रामीण विकास एवं रोजगार की संभावनाएं। और इस क्रम में विस्तार से जानकारी देंगे हमारे विषय विशेषज्ञ जो कि गजेंद्र सिंह गौतम जी हैं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी विपणन सहकारी समिति नटेरन से। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। नमस्कार। नमस्कार किसान साथियों। तो जैसा कि हमारा आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे विषय जब हम लेकर आते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कि किस प्रकार से रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाया जा सके, किस प्रकार से हमारे नए नए युवा रोजगार से जोड़े जा सकें। आपने इसमें कई सारी जो एफपीओ कंपनियां हैं, हमारी स्वयं सहायता समूह है, सबके नाम आपने सुने होंगे। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से एक ग्रुप इकट्ठा होता है 8 से 10 महिलाओं का या लोगों का, और वो फिर उस तरीके से काम करके अपने लिए रोजगार बनाते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का विषय है, हम विस्तार से इसके बारे में जानेंगे। तो सहकारिता जो सर शब्द है, इससे तात्पर्य क्या होता है सहकारिता? सहकारिता काफ़ी प्रचलित शब्द है। आपने बार बार जब भी राशन का विषय आता है या कृषि किसानों के लिए आदान का विषय आता है, मेरे किसान साथियों को बहुत अच्छे से जानकारी है। जब वो खाद लेने जाएं या कुछ भी विषय पर जब वो एक समिति की ओर जाते हैं तो वो सहकारिता का एक तंत्र है। मूलतः सहकारिता को एक राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से कहा जाता है, संयुक्त स्वामित्व के साथ एक लोकतांत्रिक उद्यम जो नियंत्रित रूप से हो, उसमें विभिन्न आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने के लिए जब कुछ लोगों का स्वायत्त संघ एकत्रित होता है तो उसे सहकारिता कहते हैं। जी, तो सहकारिता के बारे में आपने बताया कि सहकारिता क्या होता है। सहकारिता प्रारंभ कब हुई सर? सहकारिता का प्रारंभ खास करके मध्य प्रदेश में कहें तो 1904 में हुआ है। सहकारिता बहुत पुरातन समय से हमारा विषय है। समुद्र मंथन से हमने देखा होगा कि समुद्र मंथन प्रचलित सुना होगा आपने, तो उसमें समुद्र मंथन में देव और दानव ने मिलकर एक समुद्र मंथन किया था। वो सहकारिता के एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। जी, क्या बात है सर। मतलब पुराने समय से ही ये बातें चली आ रही हैं और कितना अच्छा उदाहरण आपने यहाँ पे दिया है। उम्मीद है कि आज की चर्चा भी इतनी ही जानकारी और रोचक भरी होने वाली है। अब सहकारिता के बारे में आपने बताया सर, आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी सहकारिता की? देखिए, सहकारिता की आवश्यकता सबसे पहले तो हम जब हमारे समाज में एक व्यक्ति जिन कार्यों को नहीं कर सकते, आज जब संगठन की बात आती है या एकत्रीकरण की बात आती है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें सहकारिता की आवश्यकता होती है। लोग मिलकर के एक उद्देश्य, समान उद्देश्य के साथ आगे बढ़ें, ये सहकारिता की आवश्यकता है। जी जी, तो ढांचे की अगर हम बात करें तो सहकारिता का ढांचा जो होगा वो किस प्रकार से बनाया जाता है? सहकारिता का ढांचा एक प्रजातांत्रिक तरीके से एक मध्य प्रदेश सोसाइटी अधिनियम में 1960 के तहत इसको रजिस्टर्ड किया जाता है। तो उसमें एक तंत्र तैयार होता है, उसके लिए कुछ लोगों का चयन किया जाता है और उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। जी, आपने बताया यहाँ पे आवश्यकता के बारे में बताया, ढांचे के बारे में बताया है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये कितना प्रभावी है और किस तरीके से पहुंच इसकी बनाई जा सकती है? इसकी जो पहुंच है, सबसे पहले तो देखेंगे कि एक राशन की दुकान हो तो वहाँ पर गरीबों के लिए उपलब्ध, शोषित, वंचित, पीड़ित जो वर्ग है सबसे नीचे तबके का, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति को अगर कोई कर सकता है तो प्रभावी ढंग से वो सहकारिता कर सकती है। एक राशन की दुकान पर लोग गेहूं लेने जाते हैं, किसान अपना उत्पादन तो कर लेता है लेकिन कहाँ बेचे, तो फिर वहां पर एक सहकारिता आप देखने को मिलती है। दूध उत्पादन कर लेते हैं, उसको कहाँ बेचे, तो फिर वहां पर एक आप देखते हैं एक सोसाइटी बनती है, वो उसका काम करती है। इसका जो प्रभाव है वो गांव के गरीब से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप नेफेड, इफ्को, क्रिफ्को, बड़ी बड़ी संस्थाएं जो विश्व स्तर पर काम कर रही हैं। आप अमेरिका की बात करें तो 33% तंत्र, उनका आर्थिक तंत्र सहकारिता पर टिका हुआ है। जी, सर जब गठन होता है तो गठन किस प्रकार से होता है? क्या इसमें तय होता है कि हमें इतने ही लोग रखने होते हैं या कुछ अलग स्वरूप होता है इसका? इसमें कम से कम 20 विभिन्न परिवारों के लोगों को लेकर के कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन होता है। एक एक्ट के तहत उसका गठन होता है और उस गठन को व्यवहारिक रूप से चलाने के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता होती है। इस तरह से उसका गठन करके उसको पंजीयन किया जाता है। और अगर हम इसके प्रबंधन की बात करें? जी, इसके प्रबंधन के लिए ये मुख्य विषय है। इसके लिए चूंकि मेरे किसान भाई जो यहाँ पे सुन रहे हैं, अगर वो सबसे रुचिकर जो विषय है वो ये है कि एक आवेदन देना पड़ता है, कुछ लोगों का चयन करना पड़ता है। कुछ लोग चयनित करके डीआर ऑफिस में एक आवेदन देते हैं,
वहाँ से एक व्यक्ति अधिकृत होता है। हम कुछ लोगों का आंकलित एक समूह तय करते हैं जो कि प्रस्तावित होता है, और वो प्रस्तावित समूह जब कार्य करता है तो डीआर के उपपंजीयक के निर्देशन में वो 3 महीने में एक कार्यकारिणी का गठन करता है। वो उस कार्यकारिणी को अपने 5 साल के लिए एक कार्यकारिणी का नया गठन करना होता है। उसके लिए व्यवस्थित रूप से अब तो चुनाव प्राधिकरण है, वहां से उसका आदेश निकलता है। एक चुनाव के बाद एक बोर्ड बनता है और उस बोर्ड को 5 साल में अपनी गतिविधियों को तय करना होता है। उसमें भी हर साल उसकी एक आम सभा होती है। उस आम सभा में जो सारे सदस्य हैं वो सब स्वैच्छिक रूप से, स्वतंत्र रूप से अपना विषय रखते हैं, जिनके सामने स्वतंत्र रूप से पारदर्शी तरीके से आय व्यय का लेखा जोखा रखा जाता है। एक एक विषय वस्तु वहां पर सबके चर्चा में आती है। इस तरह से ये प्रबंधन कार्य करता है। जी, आपने सर इसमें शुरुआत में बताया है कि कुछ लोगों का चयन होता है, तो चयन लोग स्वेच्छा से कर सकते हैं या जहां पे वो अपनी एप्लीकेशन देते हैं वहां से चयन होता है? हाँ, इसमें तो जब समान रूप से लोग जुड़ते हैं तो समान रूप से समान उद्देश्य के लिए कम से कम लाभ पर लोग अपना तय करते हैं कि हम सेवा के साथ समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं जिससे हमारा आर्थिक उपार्जन का माध्यम भी बन सके। तो ऐसे लोग सबसे पहले तय होते हैं और वो सदस्य बनते हैं। एक निश्चित राशि के साथ, धन के साथ अपने आप को एक खाता खोलते हैं बैंक में और वो आगे आते हैं। उसके बाद फिर वो एक उपपंजीयक के आवेदन देते हैं जो समिति रजिस्टर्ड होती है। तो इसको सर अगर हमारे किसान भाई समझें तो क्या वो इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे 10 किसान एकत्रित होकर अपना एक समूह बना सकते हैं? और क्या वो जो 10 किसान हैं वो एक ही उससे जुड़े होने चाहिए? क्या वो सभी पशुपालक होने चाहिए या वो सभी खाद बीज उत्पादन करने वाले? क्या इस प्रकार से रहता है? हाँ, इसमें 2 तरह की चीजें हैं। आपका प्रश्न बहुत सार्थक है मैडम, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि एक तो उद्देश्य के साथ, एक ही उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना। तो कोई पशुपालक भी हो सकते हैं तो पशुपालक आपस में जुड़ेंगे, कोई मत्स्य पालक होते हैं तो मत्स्य पालक आपस में जुड़ेंगे, कुछ बुनकर हैं तो बुनकर आपस में जुड़ेंगे। मान लीजिए क्रेडिट का काम करना चाहते हैं तो वो धन लगा करके एकत्रीकरण करके फिर उसको ऋण देने का कार्य कर सकते हैं। तो ये अलग अलग विषय भी हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ में बहुउद्देशीय सहकारी समितियां भी गठित होती हैं जिनमें बहुत सारे उद्देश्य को लेकर के वो लोग काम करते हैं। उद्देश्य होता है समाज के सुदृढ़ीकरण का, अपने आसपास के लोगों को सुदृढ़ करना, खुद को भी सक्षम करना और समाज को भी सक्षम करना। सहकारिता का मूल उद्देश्य यही है। जी, अंकेक्षण और सीमाएं से इसमें क्या तात्पर्य है सर? अंकेक्षण साल में, चूंकि हम जब लेखा जोखा करते हैं तो कहीं ना कहीं नियंत्रण की आवश्यकता तो होती है, तो उसके लिए एक अंकेक्षक पंजीयक कार्यालय से नियुक्त होता है। और अंकेक्षक भी नियुक्त नहीं होता तो उनके द्वारा पैनलिस्ट के रूप में कुछ चार्टेड अकाउंट तय होते हैं जो शासन द्वारा तय होते हैं, तो उनके द्वारा आप अंकेक्षण कर सकते हैं। सीमाएं 1960 का एक्ट इसमें लगता है। देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए उसकी कुछ सीमाएं आवश्यक हैं, तो उनको नियंत्रित करने के लिए इसका कार्य को किया जाता है जिससे कि वो व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ सकें। तो अंकेक्षण के साथ में सीमाएं भी आवश्यक हैं जिसमें अगर कोई त्रुटि होती है तो उस पर विधिवत कार्रवाई भी की जा सके। अच्छा सर, यहाँ पे एक विषय ये उठता है कि हमारा जो आज का विषय है कि हम रोजगार की तरफ कदम बढ़ाना चाह रहे हैं, सहकारिता के साथ रोजगार की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो हमारे जो ग्रामीण स्तर के हैं या जो हमारे किसान भाई बहन हैं वो इसमें रोजगार की तलाश किस प्रकार से कर सकते हैं? इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपने बताई है, आज के समय में सबसे बड़ा विषय है। अगर संगठित रोजगार की बात की जाए तो नौकरियां 6 से 7% है जी। इसके बाद आता है जो सबसे बड़ा वर्ग है वो है लेबर तरीके से कार्य करने वाला, तो वो भी असंगठित रूप से जो कार्य करता है वो भी लगभग 30% है। लेकिन इसके बाद एक ऐसा वर्ग है जो कि लेबर का कार्य कर सकता है लेकिन उसके लिए उसको खुद के लिए करने में सहूलियत है। वो किसी के यहाँ जाके काम नहीं कर सकता लेकिन खुद के लिए कर सकता है। ऐसे में संगठन बहुत जरूरी है और इसके लिए इसमें महिलाएं अपने स्वरोजगार पर काम कर सकती हैं, पुरुष में अपने स्वरोजगार के लिए काम कर सकते हैं, बुनकर खुद के लिए काम कर सकते हैं। उसमें अलग अलग वर्ग, बनाने वाला एक बन जाए, उसको बेचने वाला एक बन जाए, उसका प्रमोशन करने वाला एक बन जाए। और इसमें अब शासन भी बहुत आगे आ गई है, हाट बाजार बहुत सारे चालू कर दिए हैं, बैंकिंग व्यवस्थाएं बहुत बढ़ा दी हैं। आप ऋण लेकर के आपस में तय कर लीजिए, एक धनराशि एकत्रित कर लीजिए, पहले खुद ऋण पर काम करिए, उस धन से काम कीजिए। अगर आवश्यकता है तो जिला सहकारी बैंक हैं, आप उसमें अपना आवेदन दीजिए पंजीयन के संग लगाकर, वो आपको ऋण में सहयोग करेंगे, उससे आप व्यवसाय के माध्यम बना सकते हैं। जिले ब्लॉक स्तर पर विपणन संस्थाएं बनी हुई हैं, तो अगर आपने बीज उत्पादित कर लिया तो आप ब्लॉक स्तर पर एक संस्था के पास जाइए, विपणन समिति, वो आपका बेचने में सहयोग करेंगे। ऐसे ही खाद का काम है, तो अगर आप गांव के लोग एक एक बोरी लेने जाते हैं, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। जी। जिस तरह से कि अगर आपका फुटकर में खरीदें और थोक में बेचें तो क्या लाभ का विषय बन सकता है?
जब आप कोई चीज़ फुटकर में खरीदेंगे 20 जगह से और लाभ में बेचेंगे, एक साथ बेचेंगे, तो वो फुटकर का और थोक में बेचने में अंतर आएगा। इसका विपरीत जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सब लोग मिलकर के थोक में खरीदिए और फिर उसको फुटकर में बेचने का प्रयास करिए, तो यहाँ पर लाभ का प्रतिशत बदल जाएगा। यही इसका उद्देश्य है। अच्छा, जैसे सर आपने बताया, बहुत ही विस्तार से बताया और अच्छे से बताया, अगर उदाहरण यहाँ पे अगर उदाहरण स्वरूप अगर समझाते तो और आसान हो जाता सर। जी, इसमें देखिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि अमूल का आपने नाम सुना होगा। अमूल कैसे प्रारंभ हुई थी? कुछ दूध उत्पादक दूध उत्पादन तो करने लगे, एकत्रित हुए थे जी। हाँ, लेकिन अब उनके लिए कैसे माध्यम बने? तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने प्रवास के कार्यक्रम पे थे और उसमें मंडरी के लिए उन्होंने कहा कि आप लोग मंडरी बनाइए। मंडरी शब्द गुजरात से निकला हुआ है और वो एक समूह जब दूध इकट्ठे करके काम करने लगा तो वर्गीस कुरियन जी ने उनको तकनीकी सहयोग किया। प्रबोधन भाई पटेल, ये सब लोगों ने मिलकर के उसको आगे बढ़ाया। आज विश्व में जाना हुआ नाम है अमूल। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। लिज्जत पापड़ आपके सामने एक उदाहरण है। महिलाओं ने समूह बना करके पापड़ बेचना चालू किया, आज वो कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपने एक नाम और सुना होगा, ICH, इंडियन कॉफी हाउस, बहुत बड़ा उदाहरण है वो। आप देखिए कि मजदूरों ने मिलकर के एक अपना खुद का समूह बनाया, जबलपुर में उसको रजिस्टर्ड किया, आज वो कोऑपरेटिव सोसाइटी अपनी ब्रांचेस डाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, वो एक व्यक्ति का नहीं है। अच्छा, आप पब्लिक सेक्टर यूनिट में बात करिए तो बैंकें सरकार की हैं, वो धन सरकार का है। एक प्राइवेट बैंक है, वो एक व्यक्ति का पैसा है, लेकिन उसकी जगह कोऑपरेटिव बैंक 850 रुपए में राजकोट में एक सहकारी समिति प्रारंभ हुई थी, आज वो 8,500 करोड़ की बैंक है। और उसमें जोखिम किसका है? सबका जोखिम है। लाभ किसका है? सबका लाभ है। यही सहकारिता है। तो यहाँ पे सर आपने बताया, जैसे इंडियन कॉफी हाउस का बताया, मुझे लगता है बहुत कम लोग जानते होंगे और ऐसे कई उदाहरण होंगे जहाँ पे लोगों ने एकत्रित होकर एक साथ होकर काम किया। आपने बताया सर कि लाभ भी सबका होता है और अगर जो नुकसान होगा वो भी सब में बढ़ जाता है। इससे फायदे तो बहुत होते ही होंगे, जाहिर सी बात है। अब अगर हम बात करें तो इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं? ये मुख्य चीज है। इसकी जो विशेषताएं हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है सदस्यता, सेवा, मताधिकार। मतलब आप खुली सदस्यता है इसमें, आप कोई भी आकर के इसमें सदस्य बन सकता है जी, और अपने द्वारा समाज में आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ा सकता है। एक तकनीकी व्यक्ति, गांव में रहने वाला व्यक्ति है, उसको लगता है कि मैं समिति में ज्वाइन करके और इसके द्वारा से लोगों के सहयोग कर सकता हूं। मान लीजिए एक गांव में 10 गांव मिलकर के एक समिति बना लें। अब वहां पे संसाधन क्या है, वहां की आवश्यकता क्या है? ट्रैक्टर हैं, मशीनरीज हैं। 4 तकनीकी बच्चे मिलकर के एक सोसाइटी में आकर के आगे 10 लोगों को और तैयार करके एक सोसाइटी चलाने लगते हैं, उससे लोगों को रोजगार तैयार हो जाता है। तो एक ऐसे करके स्वायत्तता है इसकी, जनतांत्रिक नियंत्रण है, आर्थिक सहभागिता है, परस्पर सहयोग है संस्थाओं में। ये सब उसके छोटे छोटे भाग हैं और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो है प्रशिक्षण। जी, छोटा सा प्रशिक्षण लेकर के आप बड़े स्तर पर काम कर सकते हैं, एक शिक्षा का प्रभाव बढ़ा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे उसके तत्व हैं, इनको जोड़ करके आप सहकारिता के माध्यम से गांव गरीब की मदद कर सकते हैं, जो कि भारत की नीड है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और वहां पर आवश्यकता है नीचे तंत्र को तैयार करने की। अगर वहां पर एक कोऑपरेटिव तैयार हो जाए तो सहज रूप से लोगों को बड़े स्तर पर आर्थिक स्वावलंबन, सामाजिक स्वतंत्रता और जो ताना बाना है जिसके द्वारा राष्ट्र को जाना जा सकता है, वो सहकारिता के माध्यम से संभव है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा विषय है। चर्चा इस पे जारी रखने वाले हैं, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से अंतराल के लिए। अंतराल के बाद हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से ग्रामीणों के लिए ये सहायक हो सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
किसान भाइयों, अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से सहकारिता से हम रोजगार की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं। इस क्रम में आज हमने बहुत सारी चर्चाएं करी हैं, लेकिन अब जो कि सर ग्रामीण विकास की तरफ हम अगर बात करें, सबसे महत्वपूर्ण विषय है ये कि मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास में इसका क्या योगदान हो सकता है। संक्षेप में सर बताएं इसके बारे में। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इसमें है कि हम गांव में देखते किन चीजों के हैं। सबसे पहली चीज है वहाँ का मैन पावर जी। जो वहाँ के किसान भाई हैं, जो माताएं हैं, शिक्षक, बेरोजगार हैं, उन सब के लिए आवश्यक क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वहाँ ये देखना कि संभावित क्या है। जैसे मान लीजिए विदिशा में प्याज है, तो 1 जिला 1 उत्पाद में विदिशा में प्याज को लिया गया है, तो प्याज के उत्पादन करके एक तो प्याज को बेचने में सरकार सहयोग करेगी, लेकिन छोटे छोटे यूनिट डाल करके प्याज के दूसरे जो उत्पाद बन सकते हैं, मान लीजिए लहसुन है, लहसुन का पेस्ट बन सकता है, इसकी मार्केटिंग की जा सकती है। तो कोऑपरेटिव में इसका स्ट्रक्चर है, उसके द्वारा हम पशुपालक हो या कुटीर उद्योग हो, बुनकर हो, परिवहन हो, पर्यटन हो। एक छोटा सा उदाहरण देख लीजिए, सांची है। सांची गांव में पर्यटन की बहुत संभावना है। वहाँ एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके आप 50 लोगों को, कुछ गाइड हो जाएंगे, कुछ ट्रांसपोर्ट करने वाले हो जाएंगे, कुछ रेसिडेंस करने वाले हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे आयाम हैं मध्य प्रदेश में, अलग अलग जगह। जैसे अभी गन्ना है, नरसिंहपुर के गुड़ को लेकर के काफी फेमस है। वहाँ की कोऑपरेटिव सोसाइटी को, उसको बड़े स्तर पर प्रमोट किया गया है सरकार ने। बस उसको आवश्यकता है उपलब्ध होने की, तो वहां पर युवा साथ ही साथ आ सकते, इसको बढ़ा सकते। बिल्कुल। संभावनाएं के रूप में अगर देखें सर, तो भविष्य में कितनी संभावनाएं देख सकते हैं इसके बारे में? संभावनाओं में बहुत अभी वर्तमान में जो दृश्य बन रहा है, जैविक का कल्चर आ गया है। कोरोना काल में लोगों ने इसको महसूस भी किया है। तो जैविक के उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता है। अब उत्पादन को बेचने की भी आवश्यकता है, तो फिर एक बड़े समुच्चय को आगे लाना होगा। बेचने में, उत्पादन करने में, दूध की गुणवत्ता में आप देखिए 64 करोड़ लीटर दूध देश की खपत है। 16 करोड़ लीटर दूध एग्जैक्ट कागज पे आ रहा है जो रिकॉर्ड में। तो इतना बड़ा जो अंतर है, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ी की निशानी को दर्शाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं गुंजाइश है। आज उत्पादन बढ़ाएंगे तो स्वतः रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। और वो कहां पर संभव है? स्वतः गांव में संभव है। शहर में इसको करना थोड़ा कठिन है। इसको जोड़ने की आवश्यकता है, तो दुग्ध समितियों को उनसे जोड़ सकते हैं और इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अगर हम सहकारिता जो नई नीतियां आई हैं, उनके बारे में सर बताइए कि किस प्रकार से वो काम की हो सकती हैं। बहुत अच्छा, ये प्रश्न इसलिए वाजिब है क्योंकि आपके द्वारा जो प्रश्न किया गया है, ये आने वाले समय में बहुत सारे करोड़ों युवाओं के लिए रोजगार का अवसर लाने वाला है। आप 1 साल के भीतर देखेंगे सहकारिता में करोड़ों रोजगार अब तैयार होने वाले हैं। तो ये मुख्य विषय ये है। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद एक बड़े सहकारिता के क्षेत्र में कार्य करने वाले रहे हैं। माननीय अमित शाह जी जो कि सहकारिता मंत्री हैं, वो बहुत बड़े स्तर पर सहकारिता के लिए कार्य कर रहे हैं। उस सहकारिता नीति में अभी हाल ही में एक कमेटी तय हुई है। ये 6 जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद ये एक चीज तैयार हुई है। इसमें सुरेश प्रभु जी इसके अध्यक्ष हैं और काफी लोग जाने माने इसके जानकार, जिले से लेकर के गांव तक के व्यक्ति को, प्राथमिक सोसाइटी के व्यक्ति को भी इसमें जगह दी गई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इनकी निकल के आई है वो ये है कि सहकारिता में किस तरह से नए रोजगार को तैयार किया जाए, कैसे समितियों को मजबूत किया जाए। जो समितियां बंद हो गई हैं या जो सहकारिता का तंत्र खत्म होने जा रहा है, उसको पुनर्जीवित कैसे किया जाए और आगे आने वाले समय में सहकारिता के माध्यम से लोगों को सस्टेन करके किस तरह से व्यवस्थित करके आगे बढ़ाया जाए। इसमें शिक्षा में सहकारिता को लाया जा रहा है। इसकी यूनिवर्सिटियां तैयार हो रही हैं। तो मेरे युवा साथियों से मेरा आग्रह है, जैसे ही शिक्षा में सहकारिता प्रारंभ हो, इसके पाठ्यक्रम को अपनाइए और रोजगार के नए नए अवसर, नए नए आयामों को आप तैयार कर सकते हैं। बहुत बड़ा क्षेत्र सहकारिता का आने वाला है और मेरे किसान भाइयों, युवा साथियों से आग्रह है कि इसमें अपनी सहभागिता लीजिए, गांव में प्रतिनिधि के रूप में आगे आइए, ताकि आपकी योग्यता के माध्यम से सहकारिता में आपकी जानकारी को बढ़ा करके आप नए किसान भाइयों को नए अवसर प्रदान कर सके, तकनीक दे सकें। उत्पादन आसान है, लेकिन अवसर इसके द्वारा मिल सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छे से आपने संक्षेप में बताया है और बहुत ही विस्तार से महत्वपूर्ण जानकारियां हमने यहाँ पे ली हैं। इतनी महत्वपूर्ण बातों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों के लिए ये जानकारियां वाकई बहुत महत्वपूर्ण रही होंगी और अच्छे से आपने समझा होगा कि सहकारिता का विषय किस प्रकार से आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है और रोजगार के नए विषय, नए आयाम आपको दे सकता है। यहाँ पे समय हो चला है कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं प्रमुख खबरों पर। मध्य प्रदेश को मिली 14 लाख लंपी वैक्सीन, किसान क्रेडिट कार्ड होंगे अब डिजिटल। कृषि अवसंरचना निधि के उपयोग में प्रदेश आगे, सरसों की उन्नत खेती।
टमाटर की उन्नत पौधशाला। चलिए और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर, खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश को मिली 14 लाख लंपी वैक्सीन। केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को लंपी चर्म रोग से पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए 14 लाख गोट पॉक्स वैक्सीन उपलब्ध कराई गई हैं। टीकाकरण के लिए 4 केंद्र बिंदु फोकल पॉइंट इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और उज्जैन निर्धारित किए गए हैं। इंदौर केंद्र बिंदु में 5,34,762, भोपाल में 3,45,690, ग्वालियर में 2,87,068 और उज्जैन केंद्र बिंदु में शामिल जिलों को 2,32,480 वैक्सीन सीधे पहुंचा भी दी गई हैं। इसी के साथ संबंधित जिलों के पशु चिकित्सकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रशिक्षण दिया जाकर संचालक पशुपालन एवं डेयरी डॉक्टर R.K. मेहिया ने युद्ध स्तर पर गौवंश का टीकाकरण करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर मेहिया ने कहा है कि प्रभावित गांव और उसके चारों तरफ प्राथमिकता से रिंग वैक्सीनेशन करें। केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए निरंतर निगरानी के साथ टीकाकरण कर इस चुनौती को जल्द से जल्द समाप्त करने का प्रयास करें। डॉक्टर मेहिया ने कहा है कि बहुत बड़ी राहत की बात है कि प्रदेश में अब तक किसी भैंस वंशीय पशु में लंपी रोग के लक्षण नहीं मिले हैं। किसान क्रेडिट कार्ड होंगे अब डिजिटल। राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि राजस्व विभाग की सहायता से किसानों को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए गए किसान क्रेडिट कार्ड के एंड टू एंड कंप्यूटरीकरण की पद्धति लागू की गई है। इस पद्धति के कंप्यूटरीकरण से केसीसी ऋण देने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जाएगा, जो अधिक सुगम और किसानों के अनुकूल होगी। मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि हरदा जिले को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया था। पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों और अनुभव के आधार पर इसे प्रदेश के अन्य जिलों में भी लागू किए जाने पर विचार किया जा रहा है। मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि इस पद्धति के लागू होने से किसान को क्रेडिट कार्ड पर ऋण लेने के लिए बैंक शाखा में जाने एवं किसी प्रकार के दस्तावेज को जमा करने की जरूरत नहीं होगी। आवेदन ऑनलाइन ऐप से किए जा सकेंगे। इसके साथ ही कृषि भूमि का सत्यापन भी ऑनलाइन हो जाता है। प्रकरण का अनुमोदन और संवितरण प्रक्रिया कुछ ही घंटों में पूरी होने से किसान त्वरित लोन प्राप्त कर सकते हैं। कृषि अवसंरचना निधि के उपयोग में प्रदेश आगे। कृषि मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि कृषि अवसंरचना निधि IAF के उपयोग में मध्य प्रदेश पूरे देश में अव्वल है। इस योजना से किसान को अधोसंरचनात्मक विकास के लिए अनुदान युक्त लोन दिया जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की पहल से खेती के लिए आधारभूत संरचना का विकास निरंतर हो रहा है। कृषि मंत्री श्री पटेल कृषि अवसंरचना निधि संबंधी इंदौर में हुई राज्य स्तरीय कार्यशाला को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। इंदौर कृषि महाविद्यालय के डीन डॉक्टर शरद चौधरी सहित अन्य अधिकारी एवं इंदौर उज्जैन संभाग के कृषक एवं स्व सहायता समूह, बीज उत्पादक समितियों सहित कृषि उद्यमियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कृषि मंत्री श्री पटेल ने बताया कि देश में कृषि अवसंरचना में सुधार को प्रोत्साहन एवं वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी कि AIF स्कीम का संचालन किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा अवसंरचना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दिया गया है, जिसमें प्रदेश को 7,440 करोड़ रुपए से 12,000 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सुविधा मिलनी है। कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि योजना के द्वारा जो भी कृषक, कृषि से जुड़े उद्यमी, कृषि उत्पादकता समूह, स्टार्टअप, स्वयं सहायता समूह, पैक्स सहित कृषि से जुड़े लोग कृषि अधोसंरचना निर्माण हेतु बैंक से ऋण लोन लेना चाहते हैं, उन्हें 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ऋण पर 3% प्रतिवर्ष की ब्याज छूट 7 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होगी। कृषि अवसंरचना निधि AIF योजना में वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, सॉर्टिंग एवं ग्रेडिंग यूनिट, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई, साइलोज पैकेजिंग इकाई, राइपनिंग चैम्बर, वैक्सिंग प्लांट, दाल मिल, आटा मिल, राइस मिल, कोल्ड प्रेस ऑयल मिल, ऑर्गेनिक इनपुट प्रोडक्शन, बायो स्टिमुलेंट यूनिट, कस्टम हॉरिंग सेंटर तथा हाईटेक हब,
ड्रोन प्रोजेक्ट्स आदि परियोजनाएं उपलब्ध हैं। कृषि अवसंरचना निधि AIF से लाभान्वित होने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। आवेदन के लिए मोबाइल नंबर 9098039381 पर संपर्क किया जा सकता है। इसी के साथ वेबसाइट www.agriinfra.dac.gov.in से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सरसों की उन्नत खेती। सरसों की बुवाई के लिए शुष्क क्षेत्रों में 4 से 5 किलोग्राम तथा सिंचित क्षेत्रों में 2.5 से 3 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। बुवाई से पहले हमें बीज को 2.5 ग्राम मैनकोजेब प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके बोना चाहिए। बीज को पौधे के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हुए कतारों में 5 सेंटीमीटर यानी 2 से 3 अंगुली की गहराई में बोना चाहिए। बारानी क्षेत्रों में बीज के बोने की गहराई हमें नमी के अनुसार रखनी चाहिए। असिंचित क्षेत्रों में हमें सरसों की बुवाई अक्टूबर के अंत तक कर देनी चाहिए। सिंचित क्षेत्रों में बुवाई पलेवा देकर ही करनी चाहिए। देरी से बुवाई करने पर उपज में भारी कमी हो जाती है और चेपा व सफेद रोली का प्रकोप भी अधिक होता है। तापक्रम 32 डिग्री से नीचे आने पर ही बुवाई करनी चाहिए। टमाटर की उन्नत पौधशाला। सब्जी उत्पादन करने वाले किसान अगले माह रोपाई करने हेतु इस सप्ताह टमाटर की उन्नतशील किस्मों जैसे पंजाब, छुआरा, पूसा रूबे, काशी, अमृत, काशी विशेष, अनुपम, पूसा शीतल हैं। संकर किस्में नवीन, वैशाली, रूपाली, सोनाली में से किसी एक किस्म की पौधशाला में बुवाई करें। 1 एकड़ खेत की प्रमाणित बीज ही बोएं। यदि घर का बीज बो रहे हैं तब बीज के अच्छे जमाव एवं रोग रहित फसल के लिए बीज को 3 ग्राम थायरम प्रति किलोग्राम बीज के मान से उपचारित जरूर कर लेना चाहिए। इसी के साथ नर्सरी रोग रहित पौधों की बढ़वार के लिए नर्सरी की सतह को 20 सेंटीमीटर ऊंचा उठाकर बनाना चाहिए। और किसान भाइयों, फिलहाल खबरें खेती में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज का जो हमारा विषय था वो ये था कि सहकारिता से हम किस प्रकार से युवाओं को रोजगार की तरफ ला सकते हैं, कैसे उनको नए नए रोजगार में स्थापित कर सकते हैं। साथ ही उसके बाद हमने जाना कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरों के बारे में, खबरें खेती की में। तो आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।